हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की क्लास 8th के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट का वीडियो लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ा था जब हमने कल्टीवेटर की बात की थी। आज हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे इंपॉर्टेंट चरण है। बोने से पहले किसान जो है वो अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों को चुनता है और जो बीज ज्यादा उपज देते हैं वो उनको ही पहले डालता है। तो एक अब पहेली कहती है कि एक दिन मेरी माँ को मैंने देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में डालकर पानी में डाल रही है। कुछ देर बाद क्या हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। तो पहेली कहती है कि मैं हैरान होगी कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लग गए। अब आप भी ऐसा करके देखो, एक बीकर लो, उसमें आधा पानी डाल दो, फिर एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर हिला दो। कुछ देर बाद आप क्या देखते हो कि कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी के ऊपर तैरते हैं वो मतलब वो हल्के होते हैं, जो पानी में बैठ जाते हैं वो होते हैं भारी। अब जो बीज हल्के कैसे हो जाते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनमें कीड़े लग जाते हैं, इसलिए वो हल्के होते हैं, इसलिए वो पानी पर तैरने लगते हैं। तो किसान पहले क्या करता है कि पहले वो सारे बीजों को पानी में डालता है, जिसके कारण जो बीज हल्के होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो भारी होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। इस तरह से ये बुआई से पहले अच्छे और बेकार बीजों को अलग अलग कर लेते हैं। अब बुआई करने से पहले हमें क्या है, हमें ये औजार भी पता हो कि बुआई कैसे करते हैं। तो दो तरह के हमारे सामने औजार आते हैं। एक आते हैं परंपरागत, जो कि पुराने जमाने से इस्तेमाल किए जाते थे। अब ये जैसे ये औजार है, ये कीप वाला जो औजार आप देख रहे हो ना, ये औजार है। इस औजार में क्या होता है, ये हल्के पीछे लगा होता है, इसके अंदर हम बीज डालते जाते हैं। जैसे जैसे बीज डालते जाते हैं और फिर ये जो बीज है, जैसे जैसे हल चलता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद दबा दबा कर ये इसको भर देते हैं, बीजों को डाल देते हैं। ये तो है पुराना तरीका। आजकल जो है, आजकल है लेटेस्ट है सीड ड्रिल। ये ट्रैक्टर के पीछे लग जाती है। जैसे कि आपने कल्टीवेटर देखा था ना, सेम वैसे ही सीड ड्रिल होती है। अब सीड ड्रिल में क्या होता है कि ये अपने आप ही बीजों को डालती जाती है और ऊपर से उनको मिट्टी से दबाते भी रहते हैं और बीजों को एक समान दूरी और एक समान गहराई पर बोया जाता है। अगर बीज पास पास में होंगे तो वो अच्छी तरह से उगेंगे ही नहीं। अगर कोई बीज गहरा है, कोई बीज ऊपर लग गया, तो वो भी ढंग से नहीं उगते। इसलिए क्या करते हैं, सीड ड्रिल जो है ये तय कर देती है कि सारे बीज एक गहराई पर जाएंगे और एक जैसी दूरी पर जाएंगे और उनको मिट्टी से ढक भी देती है। मिट्टी से क्यों ढकते हैं, मिट्टी से इसलिए ढकते हैं कि अगर बीज ऊपर होंगे तो पक्षी उनको निकाल कर खा लेते। ऊपर ऊपर बीज होगा तो पक्षी खा लेगा, अगर मिट्टी से ढका हुआ है तो फिर पक्षी उसको नहीं खाता। सीड ड्रिल से जब हम बुआई करते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है और हमारी मेहनत दोनों बचती है। फिर हमारे पड़ोस में अब बूझो कहता है कि भाई हमारे स्कूल के पड़ोस में एक नर्सरी है, एक पौधशाला है। वहां पर जो छोटे छोटे पौधे जो हैं वो प्लास्टिक की थैलियों में रखे हुए हैं। तो ऐसा क्यों है, जैसे कि आपने घर में पौधे लगवाए होंगे गमले में, तो क्या होता है, जो माली पौधे लेकर आता है वो प्लास्टिक की थैलियों में होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण ये है कि धान जैसे पौधों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। जब इसको कहते हैं पौध तैयार करना। जब पौध तैयार हो जाती है, छोटा सा पौधा उग जाता है ना, फिर इसको हाथों से खेत में लगा देते हैं। ऐसे ही कुछ वन्य पौधे और पुष्पी पौधे, जैसे मैंने आपको बताया, हम घर में कौन से पौधे लगाते हैं, पुष्पी पौधे जिनमें फूल उगते हैं, जैसे कि गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, इनमें फूल उगते हैं। तो हम इन पौधों को भी पौधशाला में उगाते हैं। पौधों को अगर हम पास पास उगाएंगे तो वो क्या होंगे, घने उगेंगे। घने उगेंगे तो फिर वो अच्छी तरह से उगेंगे नहीं। पौधों को अत्यधिक घना होने से रोकने के लिए बीजों के बीच में उचित दूरी होना बहुत जरूरी है। अगर बीजों में उचित दूरी होगी तो पौधे घना नहीं उगेंगे। इससे
पौधों को क्या फायदा होगा? सूरज का प्रकाश मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे और पानी सब पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। अगर सब कुछ करने के बाद भी कुछ पौधे घने उग जाते हैं तो फिर कुछ पौधों को निकाल कर हटा देते हैं ताकि बाकी पौधों को सही रूप में प्रकाश मिले, पोषक तत्व मिले और जल मिले। इसके बाद में है खाद और उर्वरक मिलाना। कुछ वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। अब बूझो कहता है कि मैंने देखा कि एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल थी और पास के खेत में फसल कमजोर थी। तो इसने ये कहा भी कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं। ये बताते हैं कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। जैसे हमारे को खाने के लिए भोजन चाहिए, पौधों को भी खनिज पदार्थ चाहिए। अब ये जो खनिज पदार्थ है ये पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में तो किसान क्या करते हैं कि लगातार एक के बाद एक फसल उगाते रहते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में, पंजाब में लगातार एक के बाद एक फसल उगती रहती है। तो इससे क्या होता है कि लगातार जब फसल उगती है खेत कभी खाली नहीं छोड़ते। कई एरिया में तो क्या होता है कि खेत को एक फसल उगाकर थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ देते हैं, तो फिर तो मिट्टी में अपने आप पोषक तत्व आ जाते हैं। लगातार हम फसल उगाते हैं तो मिट्टी में कुछ पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इसको पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं, इसे कहते हैं खाद देना। अगर खाद नहीं देंगे तो पौधे कमजोर हो जाएंगे। खाद एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, खाद भी दो तरह की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक खाद। प्राकृतिक खाद में तो क्या करते हैं कि जो बचे हुए पौधे हैं और जंतुओं का गोबर वगैरह इनको एक खड्डे में डाल देते हैं। थोड़े टाइम बाद कुछ सूक्ष्म जीव इनको खाद में बदल देते हैं। इस खाद का प्रयोग जो बच जाता है उस अपघटन का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। जैसे कि आपने छठी क्लास में वर्मी कंपोस्टिंग या केंचुए के द्वारा जो खाद बनाई जाती थी उसमें यही तो करते थे कि तूड़ी, गोबर और सब मिलाकर एक खड्डे में डाल देते थे और कुछ केंचुए डाल देते थे। धीरे धीरे केंचुए खा कर खाद बना देते थे। ये तो होते है प्राकृतिक खाद। अब ये बहुत औखी बनती है, इसलिए आजकल डालते हैं का रासायनिक खाद जो फैक्ट्रियों में बनती है। जैसे एग्जाम्पल, एक आप क्रियाकलाप आप देखिए कि मूंग और चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कर लीजिए। एक ही साइज के 3 जो बीज उग जाए उनको छांट लो, एक गिलास लो, इन पर निशान लगा दो ए, बी और सी। तो एक गिलास में थोड़ी सी मिट्टी डालकर गोबर की खाद डाल दो, बी में थोड़ी सी मिट्टी डालकर यूरिया खाद डाल दो और सी में सिंपल मिट्टी डाल दो। पानी डालकर देखो 5, 7, 10 दिनों बाद आप क्या देखते हो। ये देखो ये बच्चे प्रयोग कर रहे हैं। 3 इन्होंने गिलास लिए, इन पर लिख दिया ए बी सी। तो आप देखोगे कि जो गोबर की खाद वाला है वो थोड़ा कम उगा है, जो बी है यानी कि जिसके अंदर यूरिया की खाद है, ये आप देख रहे हो ना बच्चों, ये जो यूरिया की खाद वाला है ना ये ज्यादा, ये देखो गोबर की खाद वाला कम उगा है, यूरिया की खाद वाला जो ज्यादा उगा, जिसमें कोई खाद नहीं थी वो तो बिल्कुल नहीं उगा है, ये बहुत कम उगा है। इसका कारण यही है, अगर पौधों को खाद मिलेगी तभी पौधे उगेंगे, वरना वो नहीं उगते हैं, उनकी वृद्धि ज्यादा होती है। अब आप समझ गया ना कि खाद किस पौधे में ज्यादा होगी, जिसमें बी था। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं, ये खाद से भिन्न है। उर्वरक जैसे मैंने आपको बताया इनको फैक्ट्रियों में बनाते हैं, केमिकल प्रोसेस है। जैसे कई उर्वरक हैं, यूरिया, अमोनिया, सोडियम अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनसे क्या होता है, इनसे गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों में अच्छी उपज होती है। डालते हैं, खाद डालते हैं तो पौधे बड़े बड़े उगते हैं, पर इनसे मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम हो जाती है। दूसरी बात, इनसे पानी भी प्रदूषित हो जाता है। इसलिए हमें उर्वरकों की जगह पर जैविक खाद का, जो मैंने आपको बताया था ना, जैविक खाद जानवरों का अपशिष्ट और पादपों को मिलाकर जो जैविक खाद, केंचुए वाली खाद का यूज करना चाहिए, या 2 फसलों के बीच में खेत को थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। जब हम खाद यूज करते हैं तो मिट्टी पानी भी ज्यादा चूसती है और मिट्टी में सभी
सभी प्रकार के जो पोषक तत्व है वो पूरे हो जाते हैं। एक और तरीका भी है, अब आपको लगा यार खाद भी डाल सकते हैं, खाद भी हमने दो तरह की बता दी आपको, प्राकृतिक खाद और केमिकल वाली खाद। एक और तरीका है फसल चक्र। जैसे क्या होता है कि किसान फसलें बदल बदल कर बोता है, जैसे कि एक फसल के बाद दूसरे किस्म की फसल उगाकर फसल का चक्रण उगा देते हैं। पहले तो हमारे यहाँ पे क्या करते थे कि एक एक टाइम में चारा उगाते थे जो जानवर खाते थे, और दूसरी बारी में गेहूं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का प्रतिपूरण होता रहता है। अभी जो चारा उगाते हैं तो नाइट्रोजन की जरूरत कम पड़ती है और जमीन में नाइट्रोजन पूरी हो जाती है। फिर जब गेहूं उगाते हैं तो फिर गेहूं को पूरी नाइट्रोजन मिल जाती है और गेहूं बढ़िया उगता है। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों की ग्रंथिकाओं में, जड़ों में पाया जाता है। जो फली वाले पौधे हैं जैसे चारा और सेम, इनके अंदर पाया जाता है। इससे क्या होता है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन स्थिर हो जाती है। यहां पर हम देखेंगे कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। पहला है उर्वरक जो है वो फैक्ट्री में बनता है, मतलब इंसान बनाता है। खाद एक प्राकृतिक है जो गोबर और पौधों से विघटन से मिलती है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बन जाती है। खेत में खड्डा खोद दो, उसमें सब कुछ डाल दो, खाद तैयार होगी। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता, केमिकल है, जबकि खेत से जो मिट्टी बनती है तो उसमें ह्यूमस बहुत बढ़िया मिल जाए। ह्यूमस क्या होता है, यही तो मेन चीज होती है। उर्वरक में पादक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम फुल होते हैं, जबकि खाद में पादक पोषक तत्व कम होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों कि जो प्राकृतिक खाद है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। खाद के लाभ क्या हैं? जैविक खाद जो है ये ज्यादा मानी जाती है क्योंकि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि जाती है। पानी में मिट्टी में पानी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, मतलब मिट्टी के अंदर मोरे हो जाते हैं। जो मिट्टी को पोला करते हैं ना, वो ज्यादा बढ़िया पोला होता है। इससे कहता है गैस बहुत अच्छी से मिट्टी में जड़ों को मिलती है। मित्र जीवाणु बढ़ जाते हैं। देखो हमारे खेतों में मित्र जीवाणु होते हैं। अब खाद जब डालते हैं तो सारी तरह के जीवाणु मर जाते हैं, लेकिन जब हम उर्वरक डालते हैं तो सारे जीवाणु मर जाते हैं। जब खाद डालते हैं ना तो जीवाणु बढ़िया बढ़ जाते हैं और मिट्टी का लेवल भी अच्छा हो जाता है। अब है सिंचाई। सिंचाई हर एक, आपको पता है जिंदा रहने के लिए हर एक को पानी की जरूरत होती है। पौधे को भी अपनी वृद्धि के लिए, फलने फूलने के लिए पानी की जरूरत होती है। पौधा पानी कहाँ से पीता है? जड़ से पीता है। पानी पीता है, पानी के साथ में वो खनिज और उर्वरक भी साथ ही साथ ले लेता है। पौधों में भी 90% जल होता है। जल जरूरी है। अगर जल नहीं होगा तो बीजों का अंकुरण नहीं होगा। अंकुरण के लिए आपको जल चाहिए और जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। अगर पानी मिल जाएगा पौधे को तो पौधे को पाला नहीं लगता। सर्दी में जो पाला पड़ता है, पौधे को गर्म हवा से भी बचाव हो जाता है। स्वस्थ फसल बनाए रखने के लिए हमें मिट्टी की नमी बनाए रखनी पड़ती है। इसके लिए खेत में पानी देना पड़ता है। अब खेत में पानी देने का एक टाइम होता है, और जैसे जैसे फसल होती है उस फसल के अकॉर्डिंग हम पानी देते हैं। इसे हम कहते हैं सिंचाई करना। सिंचाई का जो समय है और जो टाइम है, मतलब एक से, जैसे अब आपने देखा होगा घर में जो गमले में हमने गुलाब उगा रखा है, गुलाब को हर 2-3 दिन में पानी देना होता है। अगर कैक्टस को आप महीने में एक बार दे दो वही बहुत है। तो इसी तरह से खेत की सिंचाई का टाइम और कितनी बार देना है, ये फसल पर डिपेंड करता है, मिट्टी पर डिपेंड करता है और उस ऋतु पर डिपेंड करता है। अगर आपकी मिट्टी अलग किस्म की है, रेतीली मिट्टी है, तो आपको पानी ज्यादा देना पड़ेगा। अगर गर्मी की का टाइम है तो पानी ज्यादा देना पड़ेगा। सर्दी में पानी कम भी दोगे चल जाएगा। जैसे ये कह रहा है गर्मी में आपको बार बार पानी देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि मिट्टी और पत्तियों से पानी जो है वो ज्यादा उड़ जाता है। अब ये बता रहा है कि इस बार पानी देते समय मैं ज्यादा ध्यान रख रहा हूँ। पिछली बार मेरी गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। पानी हमें कहाँ से मिलता है? सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलता है? कुएं से मिलता है और जलकूप से मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है, तालाब से मिलता है, झील से मिलता है, नदियां, बांध और नहर, इन सब से हमें पानी मिलता है। देखो देखो किस किस तरह से हम पानी देते हैं।
पारंपरिक तरीकों का पानी, कई तरीके जैसे जो पुराने जमाने से इस्तेमाल किए जाते थे। पहला तरीका था मोट यानी कि गिरनी। अभी देख रहे हो ना बच्चों, इसमें क्या होता है कि गिरनी के जरिए ये जो गोल गोल आप देख रहे हो, चक्री सी देख रहे हो आप, इस चक्री के जरिए जो है वो पानी को घुमा घुमा कर इसको कोई जानवर खींचता है और कुएं से पानी ऊपर आ जाता है। इसे कहते हैं मोट या गिरनी। दूसरा है चेन पंप। तीसरा है ढेकली। ये देखो ये होगा, ये चेन पंप है। इसमें पंप लगाकर, जैसे इसमें तो कोई जानवर खींच रहा था, इसमें पंप लगाकर पानी जो है वो डाल रहे हैं, इसे कहते हैं चेन पंप। एक है ढेकली और फिर है रहट। इसमें क्या, ये जानवर गोल गोल घूमता रहता है और ये रहट चलता रहता है, रहट चलता रहता है तो पानी आता रहता है। ये जो है पुराने तरीके, मोट, गिरनी, चैन पंप, टेकली, रहट, ये हैं पुराने तरीके। अब हमारे आएंगे नए तरीके। अब आजकल क्या चलाते हैं, पंप चलाते हैं। जैसे हमारे घर में मोटर होती है, आप मोटर बोल लो पंप बोल लो, एक ही बात है। पंप चलाने के लिए आप पंप किससे चला सकते हो, डीजल से चला सकते हो, बायोगैस से चला सकते हो, बिजली से चला सकते हो, सौर ऊर्जा से चला सकते हो। सिंचाई की आधुनिक पद्धतियां। अब सिंचाई की आधुनिक पद्धतियों में क्या है, पहला है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या आता है, जहां जमीन उबड़ खाबड़ होती है ना और पानी कम होता है, वहां पर क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो ये स्प्रिंकल है, इन्हें हम कहते हैं फव्वारा। ये यहाँ से मोटर से पानी ऊपर आता है और ये फव्वारे लगे हुए देख रहे हैं ना बच्चों, ये जो गोल गोल है ना, ये गोल गोल घूमने वाले फव्वारे हैं। तो इन फव्वारों से जो है वो पानी चलता है। तो देखो बच्चों, ये एक वीडियो है जिस इस तरह से आप ये स्प्रिंकल्स फव्वारे चलते हैं और एक एक जगह पर आप देख रहे हो ना, तो ये फव्वारे घूम घूम कर और हर एरिया में पानी की सप्लाई करते हैं। इससे पानी का जो वेस्टेज है ना वो बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों। तो इसमें पानी जो है ये किस तरह से आता है, एक मोटर लगा देते हैं, मोटर के बाद में ये जो यहाँ पे से पाइपें लगा देते हैं और वो पाइप से पानी जब आता है वो घूमता हुआ नोजल के जरिए पानी बाहर आता है। जैसे ये इस तरह से पानी छिड़कता है जिससे कि बारिश हो रही हो। मेन लॉन में इसका इस्तेमाल होता है, जो हमारे घरों में लॉन बने होते हैं, कॉफी की खेती और काफी फसलों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में पानी जो है वो बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। जितने भी फलदार पौधे, बागीचे हैं और पेड़ हैं, इनको पानी देने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि इसमें एक एक बूंद पानी जो है वो ड्रिप ड्रिप करके पहुंचता है। सबसे बेस्ट तरीका ये है। फिर है खरपतवार से सुरक्षा। अब जब बूझो और पहली जब कोई पास के खेत में गए तो इन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ साथ कुछ और पौधे भी उग रहे हैं। जो पौधे अवांछित है, मतलब इनकी हमें जरूरत नहीं है और ये अपने आप फसल के साथ उग जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं खरपतवार। अब खरपतवार को हमें हटाना पड़ता है, इस हटाने को हम कहते हैं निराई करना। ये जरूरी है क्योंकि खरपतवार पानी भी सोख लेते हैं, पोषक पदार्थ सोख लेते हैं और जगह सोख लेते हैं और प्रकाश भी सोख लेते हैं। इसके कारण क्या, फसल अच्छी तरह से वृद्धि नहीं है। कुछ खरपतवार जो हैं वो जहरीले भी होते हैं, उनको खा के लोग मर भी जाते हैं। तो खरपतवार को हटाना, उनको रोकने के लिए किसान बहुत तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले जब वो खेत जोतते हैं, पहला तो काम होता है खेत जोतना। खेत जोतने से खरपतवार उखड़ जाता है, पौधे सूखकर मर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके बाद में जब उनमें बीज बनने लगते हैं, पुष्पन होने लगता है, फूल खिलने लगते हैं, तो उससे पहले वो हाथों से जड़ सहित खरपतवार को उखाड़ देते हैं या खुरपी या हैरो की मदद से भी खरपतवार को उखाड़ देते हैं। अब ये सब तो हो गया पर फिर भी नहीं उखड़ता, फिर उसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, इन्हें कहते हैं खरपतवार नाशी। ये खरपतवार नाशी कई होते हैं, जब इनको खेत में छिड़कते हैं तो खरपतवार पौधा मर जाता है पर फसल को कोई हानि नहीं होती है। इसको स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़कते हैं। देखो ये बंदा जो है ये मास्क लगाकर यहाँ पर स्प्रे कर रहा है। अब इसका जो खरपतवार से जब हम खरपतवार छिड़कते हैं, हम जहर छिड़कते हैं मान लो, तो इससे क्या करते हैं कि
इससे किसान के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपको कई बार हम आपने सुना होगा ना, स्प्रे चढ़ जाती है, तो इसके लिए हमें इनको बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम इनका छिड़काव करना चाहिए तो अपना मुंह और नाक कपड़े से ढककर हमें छिड़काव करना चाहिए। फिर है अगला काम है कटाई। कटाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहते हैं। कटाई के लिए तो पौधों को खींचकर उखाड़ते हैं या धरती के पास से उनको काट लेते हैं। एक फसल पकने में 3 से 4 महीने लगते हैं। जो हमारे यहाँ पे जो कटाई है वो एक तो करते हैं दरांती की सहायता से, जैसे ये देखा होगा आपने, दरांती की सहायता से, ये तो हाथ से करी जाती है। फिर मशीन से करते हैं जिसे कहते हैं हार्वेस्टर। हार्वेस्टर करने के लिए एक मशीन आती है, कंबाइन कहते हैं जिसको आप। फिर काटी गई फसल से बीज और दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। ये सारा काम कंबाइन मशीन से, देख रहा हूं कंबाइन मशीन, ये कंबाइन मशीन से ये काम करते हैं। थ्रेशिंग कर देती है कंबाइन मशीन, इन कर देती है। अब ये जो कंबाइन मशीन है वो हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों काम इकट्ठे ही कर देती है। छोटे जो खेत वाले किसान है वो तो दानों को फटक फटक कर निकालते हैं, इसे कहते हैं विनोइंग। और जो विनोइंग वाली, ये फटकने वाली मशीन है, ऊपर से ये डालते जाते हैं और इधर इसमें एक तरफ से भूसा निकलता जाता है, एक तरफ दाने अलग हो जाते हैं। कई बार कुछ छोटे छोटे टुकड़े, जैसे आप जब फसल कटती है तो कुछ छोटे छोटे टुकड़े खेत में रह जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पराली। इससे क्या होता है कि इससे किसान इसको जला देते हैं, इससे पोल्यूशन होता है और खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी होता है। कटाई पर्व 3-4 महीने तक जब हम बहुत मेहनत करते हैं फिर कटाई होती है। जब दानों, सोने के जैसे दानों से भरी फसल किसानों के दिल में बड़ी खुशियां भर देती है। ये थोड़ा आराम करने का और खुशी मनाने का टाइम है, क्योंकि पिछले महीने जो मेहनत की थी 3-4 महीने, उसका फल मिला है। इसलिए कटाई को हम हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाते हैं। कटाई के साथ कुछ पर्व है जैसे कि पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नाबन्या, बिहू, ये सब कटाई के साथ जुड़े हुए हैं। फिर है भंडारण। अब आपने फसल उगा ली, उसे काट भी लिया, फिर भंडारण करना। अब हमें फसल के दानों को ज्यादा समय तक रखना हो तो हमें उन्हें नमी से बचाना पड़ता है। पानी गीले होकर दानों में कीड़ा लग जाता है, कीट से बचाना पड़ता है, चूहों से और सूक्ष्म जीवों से बचाना पड़ता है। ताजी फसल में नमी ज्यादा होती है, इसलिए उसको सुखाकर भंडारण करना पड़ता है। अगर हम सुखाकर नहीं भंडारण करेंगे तो वो खराब हो जाएंगे या उनमें जीवों का आक्रमण हो जाएगा, जिसके कारण वो अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। जैसे आपको देखा बताया था ना कि स्टार्टिंग में हम पानी में डालकर देखते हैं कि कौन से पौधों में कीड़ा तो नहीं लगा, कीड़ा लगा तो वो हल्के हो जाते हैं, इसलिए उनको उगाते नहीं है। इसलिए पहले फसल को धूप में सुखाते हैं ताकि उसकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट फोड़ को, जीवाणु और कवक से सुरक्षा होती है। अब भंडारण वो किस में करते हैं? बड़े बड़े जूट के बोरों में करते हैं, धातु के बड़े बड़े बर्तनों में करते हैं। पर बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो अथवा भंडार गृह में किया जाता है। अब जैसे आप अपने घर में कनक लेकर आते तो आपने कनक का कोई ड्रम बना रखा होगा, तो उसमें हम कनक को डालकर रखते हैं। उस ड्रम में हम नीम की सूखी पत्तियां भी रखते हैं ताकि उसमें कीड़े ना पड़े। ये देखो, इन्हें हम कहते हैं साइलो। ये बड़े बड़े साइलो हैं, ये भारतीय खाद्य निगम के साइलो। इनके अंदर हर अनाज का भंडारण किया हुआ है। और देखो, ये तो हैं जिनमें बीज का भंडारण किया है, और ये जो है जिनमें हमने बोरों का भंडारण किया। ऐसे बोरों की लगातार धाक लगा देते हैं और उसका भंडारण करते हैं। नीम की सूखी पत्तियां हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। बड़े भंडार गृह जैसे साइलो हैं, इनमें तो रासायनिक उपचार किया जाता है, इनमें तो दवाइयां डाली जाती हैं। अब हमें एक तालिका बनाकर उसे पूरा करना है कि दूध हमें कहाँ से मिलता है, तो भोजन हमें कहाँ से मिलता है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है। अब इसमें आपने देखा होगा कि पौधों की तरह जंतु भी हमें कई तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। जो समुद्र के पास रहते हैं वो मछली खाते हैं। अब इस तरह से हमने समझ लिया कि फसल उत्पादन के कई चरण हैं, जैसे बीज का चयन करना, बुआई करना, ये सारा हमने सीख लिया। इसी तरह से हमने ये भी देखा है कि घर पर जब हम पशु पालते हैं या फार्म पर जब हम पशु पालते हैं, उनको भी बड़ा कुछ करना पड़ता है। उनके लिए भी भोजन की, आवास की, देखभाल की भी जरूरत होती है। जब ये काम हम बड़े पैमाने पर करते हैं, हम कहते हैं पशुपालन। मतलब जब हमारे घर में काफी सारी गायें, भैंसें हों। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। मछली से हमें कॉड लिवर ऑयल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है।
तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसके लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना है। एक ही स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को हम कहते हैं फसल। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम दो हिस्सों में बांटते हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। सबसे पहले हम जुताई करते हैं, जुताई के लिए करके मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने के लिए जुताई के लिए हम हल तथा पाटल का प्रयोग करते हैं। बीजों को उचित गहराई पर बोना चाहिए और उनके बीच में उचित दूरी रखना जरूरी है। अच्छी किस्म के बीजों का चयन करके उनको बोते हैं। पहले हम उनको पानी में डालकर देखते हैं कि कौन से बीज अच्छे हैं, कौन से बीज बेकार हैं। जो अच्छे बीज हैं उनको हम बोते हैं। सीड ड्रिल की मदद से बुआई करते हैं। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः प्राप्ति की आवश्यकता होती है। इसे कार्बनिक खाद और उर्वरक के प्रयोग से किया जाता है। जैसे जैसे फसलों की नई किस्में आई हैं, वैसे वैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है। उचित समय और अंतराल पर फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। निराई में हम जो अवांछित और बिना उगाए पौधे खरपतवार है उन्हें हम हटा देते हैं। कटाई का मतलब होता है पकी हुई फसल को हाथ से या मशीनों से काटना। दानों को भूसों से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इसे हम कहते हैं पशुपालन। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और पिछले वीडियो को देखते रहें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ सके। थैंक यू, हैव ए गुड डे।